गर्मी में जॉब वाली देवरानी, घर संभालने वाली जेठानी का पहनावा। बालकनी में पड़ोस की देवरानी जेठानी खड़ी हैं। उनके हाथ में मिनी हैंड हेल्ड फैन है। जेठानी जी, गर्मी दिन प्रतिदिन कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इतना महंगा मेकअप भी पसीने से धुल जाता है और अब तो इन शॉर्ट कपड़ों में भी बहुत गर्मी लग रही है। अरे तुम्हें इन कपड़ों में गर्मी लग रही है? उधर देखो, इतनी गर्मी में योगिता जी की बहू ने कितनी भारी साड़ी पहन रखी है। इसे गर्मी नहीं लगती है क्या? अरे इसके घर वालों ने इसे शोपीस बना के रखा हुआ है। अपने घर का ऐसा शोपीस जिसे दिखाकर ये वाहवाही लूटती है। हमारी बहू आज्ञाकारी है, हमारी बहू संस्कारी है, सबके सामने घूंघट में रहती है। बेचारी, मन तो इसका भी करता होगा ना ये सब पहनने का। दूसरी तरफ बालकनी में काम करती यशोदा अपनी सितारों वाली साड़ी से पसीना पोंछती हुई। गर्मी से पूरा शरीर वैसे ही जल रहा है और ऊपर से मैंने इस मोती सितारे वाली साड़ियों से पसीना पोंछकर अपने शरीर को और छिल दिया है। अब ये सब सिर्फ यशोदा के साथ नहीं था। यशोदा के घर में यशोदा की दादी सास, उनकी सास और साथ ही उनकी दोनों नंद नीलम दीपा महंगे महंगे जॉर्जेट के भारी भारी सूट पहनती थी और शरीर पर मोटा दुपट्टा कैरी करती थी। अब कॉलेज जाती दीपा नीलम जो दुपट्टे को अपने कंधे पर लटका रखी हैं। ये सब क्या है? कॉलेज जा रही हो तो तौर तरीका भूल जाओगी कपड़े पहनने का। और इस दुपट्टे को कंधे पर क्यों रखा है? गर्दन पर रखो और इसे नीचे तक लटकाओ। हाँ, तुम्हारी दादी ठीक कह रही है। इतने में पीछे से दीपा और नीलम के पिताजी आते हैं। फटाफट दुपट्टा ठीक करो और चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। अब दोनों बहन दुपट्टा गर्दन पर रखती हैं और उसे थोड़ा नीचे तक खींचती हैं। फिर अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठकर कॉलेज जाती हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और फिर एक दिन योगिता सरिता से मिलने दूर के मेहमान आते हैं। अरे अमरावती, तुम और कुंती आओ, अंदर आओ। अब अमरावती और कुंती के सामने योगिता की बहू आती है जिसने भारी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी और सर पर घूंघट रखा हुआ होता है। अब वो उनके पैर छूती है। खुश रहो, सदा सुहागिन रहो। बाप रे, बहू गर्मी नहीं लग रही है क्या तुम्हें? अरे हम 60 साल की उम्र में स्लीवलेस कपड़े पहन रहे हैं और तुम्हारी उम्र क्या है? अभी जो तुमने फुल फुल बाजू के ब्लाउज, सर पर घूंघट और इतनी हैवी साड़ी कैरी कर रखी है। लगता है बहू कुछ ज्यादा ही संस्कारी है, पर इस संस्कारों के पीछे क्या बहू की गर्मी वो नहीं दिखाई दे रही आप लोगों को? तभी सरिता कठोर और कड़वे शब्दों में कहती है, गर्मी क्या होती है? हम लोगों ने भी तो सर पर घूंघट कर रखा है। इस घर की मान मर्यादा सब उसके सर पर ही है, तो घूंघट करना तो लाजमी है उसका। जाओ बहू, सबके लिए पकवान लाओ। अब चुपचाप भारी साड़ी में यशोदा रसोई में आती है और गर्मा गर्म समोसे, कचौड़ियाँ, चाय, कॉफी बनाने लगती है। हे भगवान, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। मुझे तो इस गर्मी से उल्टी आ रही है। ऊपर से भारी भारी चूड़ियाँ कलाई में, ये चूड़ियाँ कम और हथकड़ियाँ ज्यादा लग रही है और ये भारी घूंघट ऐसा लग रहा है जैसे सर पर ईंटों का बोरा रखा हुआ हो। अब सारा पकवान बनाकर यशोदा मेहमानों को देती है। मेहमान खा पी कर कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। इसी तरह एक दिन यशोदा अपनी सास के साथ बाजार जाती है। बाजार में काफी भीड़ भाड़ होती है और गर्मी के कारण सभी का चिपचिपा शरीर एक दूसरे से लग रहा होता है। वहीं यशोदा के सिर पर एक भारी साड़ी का घूंघट होता है जिसे देखकर पड़ोस की औरत कहती है, अरे बहू, बाजार में भी तुमने घूंघट कर रखा है। अरे अपनी सास के साथ बाजार आई हो, अभी तो घूंघट हटा दो। अरे यहाँ कौन से तुम्हारे ससुर है? और क्या नहीं तो सास के साथ कैसा घूंघट? सास तो माँ समान होती है ना। एक मिनट, आप लोग अपने काम से काम रखो। मेरी बहू के दिमाग में फर्क डालने की कोशिश मत करिए। ससुराल ससुराल ही होता है और ससुराल में बहू को मर्यादा में ही रहना चाहिए। चलो बहू घर पर। अब सिर पर घूंघट किए यशोदा भारी थैला उठाकर गर्मी से बेहाल होती हुई सब्जी लेकर घर आती है। दूसरी तरफ बाजार में सुमित्रा और बसंती। बाप रे, योगिता कैसे दुश्मन की तरह बर्ताव करती है अपनी बहू के साथ। अगर ऐसे ससुराल वाले मिल जाए तो लड़कियों का तो दम ही घुट जाएगा इस घर में, जैसे उसका घुट रहा है घूंघट के नीचे। पसीने से बेहाल थी बेचारी। वहीं अब यशोदा उसी भारी साड़ी में अपने ससुराल वालों के लिए रात का खाना बना रही होती है। तभी पीछे से उसकी दोनों नंद आती हैं जिन्होंने जॉर्जेट का अस्तर वाला मोटा फुल बाजू का सूट और गले में भारी दुपट्टा कैरी किया होता है। भाभी, अरे भाभी, घूंघट हटा के आराम से खाना खा लो। हाँ भाभी, हम दरवाजे पे खड़े हैं, आप आराम से खाना खाओ।
अब दोनों नंद दरवाजे पर पहरा देती हैं। वहीं यशोदा घूंघट हटाकर चैन से खाना बनाती हैं और फिर खाना बनने के बाद सबसे घूंघट करके सबको खाना खिलाती हैं। इसी तरह एक रात यशोदा मोटी मोटी साड़ी में ठीक से सो नहीं पाती और वो बेचैन होकर छत पर आती है और गली में ताका झांकी करती है। तभी राधिका देखती है कि गली की औरतें छोटे छोटे कैपरी टी शर्ट में नाइट वॉक कर रही हैं और अपने पति के साथ हाथों में हाथ डालकर। इन लोगों की जिंदगी कितनी अच्छी है, ठंडी ठंडी हवा में अपने पति के साथ नाइट वॉक कर रही हैं, वो भी इतने छोटे छोटे कपड़ों में। पति भी कितने सपोर्टिव हैं, पति भी कितने सपोर्टिव हैं इनके, जो अपनी पत्नी की फीलिंग को समझ रहे हैं और उसे खुलेआम गर्मी में उसकी पसंद के कपड़े पहनने दे रहे हैं। एक हमारे ससुराल के लोग हैं जो बहू के पहनावे पर अपनी पैनी नजर रखते हैं और पति भी अपनी माँ के पल्लू से बंधा है। इसी तरह एक दिन दीपा और नीलम अपने भाई से, भैया फ्रेंडों के साथ वाटर पार्क का प्लान बनाया है, चले जाएं क्या हम दोनों बहन? अमित भैया, हरीश भैया, कुछ बोलिए ना, हम जाएं अपने दोस्तों के साथ। कोई जरूरत नहीं है, कॉलेज पढ़ रहे हो, ये क्या काम है जो अब बाहर जाकर अय्याशियां भी करनी है तुम दोनों को? हाँ, वहाँ वैसे भी सब छोटे छोटे कपड़ों में स्विमिंग करते हैं और लड़कियों के साथ साथ लड़के भी होते हैं। दूर खड़ी यशोदा ये सब सुन रही होती है। हे भगवान, ये लड़के लड़कियों का भेदभाव इनके दिमाग से कब खत्म होगा? बेचारी मेरी ननद अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रही है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद सरिता और योगिता अपने छोटे बेटे हरीश की शादी का फैसला लेती है। बोलो बेटा, शादी करने के लिए तैयार हो तो हम पंडित बुलवाएं घर पर। इससे क्या पूछना है, शादी की उम्र हो गई है तो शादी तो करनी ही है। कल ही पंडित जी आएंगे और हम एक अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी करवा देंगे। तभी हरीश घबरा कर कहता है, रुकिए, मैंने शुरू से आप लोगों की बातें मानी है और जो जहां जैसे कहा है वैसे किया है, लेकिन शादी नहीं, शादी मैं अपनी पसंद से करना चाहता हूँ। ये प्यार व्यार के चोचले में तू कैसे पड़ गया? इतना कठोर नियम है हमारे घर में, तूने सोच भी कैसे लिया कि तू उस नियम का उल्लंघन करेगा? अरे तेरे भाई ने अरेंज मैरिज की है, गांव से लेकर शहर तक इज्जत है हमारे परिवार की, और वो लड़की क्या बड़ी बहू की तरह संस्कारी है? कैसे कपड़े पहनती है वो? घूंघट करेगी इस घर में? अरे सब करेगी वो, मैंने उसे अपने घर के बारे में सब बता रखा है। अच्छा, तो मतलब लड़की हमारी तरह ही है, ठीक है, फिर हमें कोई एतराज नहीं है। अब खुशी से हरीश अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है। वैसे निहारिका, एक बात याद रखना, मेरे परिवार में सब बड़े स्ट्रिक्ट हैं, वो लोग तुम्हें जैसे रखेंगे तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा। अभी भी सोच लो, अगर शादी से मना करना है तो कर दो। अब अपने कमरे में एसी चलाकर छोटे से निक्कर और क्रॉप टॉप में बैठी निहारिका। तुम चिंता क्यों कर रहे हो हरीश, मैं तुम्हारे परिवार वालों की सारी बात मानूंगी और शादी तुमसे ही करूंगी। अब दोनों परिवार का मिलन होता है और फिर दोनों ही परिवार को लड़का लड़की पसंद आ जाते हैं, जिसके बाद कुछ ही हफ्तों में पूरी विधि विधान के साथ हरीश और निहारिका की शादी होती है। अब निहारिका शादी करके अपने ससुराल आती है, जहां निहारिका का शादी का लहंगा काफी स्टाइलिश होता है। लहंगे के साइड में एक बड़ा कट लगा होता है, जिसमें उसका लेफ्ट पैर पूरा दिख रहा होता है। ब्लाउज भी डीप नेक होता है, जिसमें बाजू नहीं होती, और सिर पर एक पतला नेट का दुपट्टा होता है। अरे योगिता, तेरे घर की बहू बेटियां तो बड़ी मान मर्यादा वाली बनती है, लेकिन तेरी छोटी बहू, इसका तो पहनावा देखकर लग ही नहीं रहा कि तेरे खानदान में मिल पाएगी। लेकिन इसको देखकर तो लग नहीं रहा कि ये तेरे खानदान में मिल पाएगी। इसका तो पहनावा भी काफी स्टाइलिश और मॉडर्न लगता है। और क्या, सर पर घूंघट भी पतला सा नट कर रखा हुआ है, जिसमें सारा चेहरा दिख रहा है। तेरी बहू का मुंह दिखाई भी आज ही हो गया। बहू, ये कैसा लहंगा है जिसमें हर जगह से तुम्हारा शरीर दिख रहा है? मम्मी जी, ये सब तो स्टाइलिश और सबसे महंगा लहंगा है। आप लोगों ने इतना महंगा लहंगा कभी देखा नहीं था क्या? निहारिका, मम्मी से जुबान क्यों लड़ा रही हो तुम? और मैंने तो तुम्हारे लिए दूसरा लहंगा पसंद किया था ना, फिर तुमने ये स्टाइलिश लहंगा कब लिया? तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुमने तो मुझे आलम जमाने का वो पुराना भद्दा सितारों वाला लहंगा दिलाया था। अब अपनी इतनी एक्सपेंसिव शादी में मैं वो 2 कौड़ी का लहंगा पहनती? वहीं यशोदा हाथों में आरती की थाली लिए। बाकी की बातें घर में कर लेंगे, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकला जा रहा है। देवरानी जी, आप हल्का सा घूंघट नीचे कर लीजिए। अब निहारिका घूंघट करती है नाक तक। हाँ, अब ठीक है। अब आप दाएं पैर से इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश कीजिए। अब निहारिका दाएं पैर से कलश गिराती है और घर के अंदर प्रवेश करती है, लेकिन घर के अंदर घुसते ही निहारिका अपने सिर के घूंघट को पीछे फेंकती है। ओह माय गॉड, अच्छा हुआ सभी मेहमान चले गए,
वो मेहमान थे या दुश्मन? इतनी गर्मी में भी मुझे घूंघट करने को कह रहे थे। अब ये सुनकर सरिता कहती है, ठीक तो कह रहे थे, वो बहू का काम होता है सर पर घूंघट करना, पर्दे में रहना। तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया है। अभी मुझे गर्मी लग रही है, पर मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। हरीश, मुझे कमरे में लेकर चलो। अब निहारिका कमरे में आते ही हाफ पैंट और टॉप पहन लेती है। अरे ये क्या पहन लिया तुमने? किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तुम साड़ी पहनो अभी के अभी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी गर्मी में मैं खुद नाइट ड्रेस में हूँ और मुझे हैवी साड़ी पहनने को कह रहे हो? चुपचाप से जाओ और सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। अब उन्हीं कपड़ों में निहारिका सो जाती है। अब अगले दिन सुबह निहारिका नहा धोकर शीशे के पास पतली बद्दी वाला शॉर्ट कुर्ता और जीन्स पहने तैयार हो रही होती है। ये देखकर हरीश, अरे ये सब क्या है निहारिका? तुम पहले दिन से मेरे घर में अपनी मनमानी कर रही हो। ये सब यहाँ पहनना अलाउड नहीं है। दूसरी तरफ घर के बाहर एक वैन के हॉर्न की आवाज आती है। हॉल में खड़े सदस्य, अरे ये सब हमारे घर के बाहर कौन अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है? पता नहीं कौन है। सुबह सुबह, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब यशोदा घूंघट करके दरवाजे के पास जाती है। रुको बहू, तुम कहाँ जा रही हो? अंदर आओ। अमित बेटा, जाओ तुम देखो कौन है। अब अमित दरवाजे पर आता है। हाँ भैया, कौन है आप और इतनी तेज हॉर्न क्यों बजा रहे हैं? जी मैं कैब वाला हूँ और यानी निहारिका जी को लेने आया हूँ। कहाँ है वो? अब यह सुनकर गुस्से से अमित घर के अंदर आता है। दूसरी तरफ सीढ़ियों से निहारिका शॉर्ट कुर्ते और जीन्स में पर्स टांगे नीचे आ रही होती है। तभी वहीं अमित, माँ पता नहीं कौन है, हरीश की पत्नी का नाम पुकार रहा है और कह रहा है उसे ही लेने आया है। आ गई महारानी। और ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? कंधे पर न दुपट्टा है और न सूट में बाजू है, और बाहर खड़ा वो गैर मर्द तुझे लेने क्यों आया है? तेरा उसके साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? अब ये सब सुनकर गुस्से से निहारिका, भगवान, आप लोगों की सोच तो कुछ ज्यादा ही पिछड़ी हुई है। वो मेरा कोई यार नहीं बल्कि मल्टीनेशनल कंपनी का एक सर्विसमैन है जो मुझे यहाँ लेने आया है। मैं जॉब पर जा रही हूँ। क्या? किससे पूछ कर तुमने जॉब करने का फैसला लिया? हमारे घर की बहू घर संभालती है जैसे तुम्हारी जेठानी संभाल रही है, और अब तुम भी घर ही संभालोगी। देवरानी जी, आप जॉब पर जाना चाहती हैं? ये सब क्या है निहारिका? तुम एक के बाद एक अपनी मनमानी कर रही हो, और शादी से पहले तुमने क्या कहा था कि तुम मेरी सारी बात मानोगी? वो मैंने तुमसे झूठ कहा था ताकि तुम मुझसे शादी करो। अरे 3 साल से ट्राई कर रहे हो, ऐसी थोड़ी ना मना कर देती। खैर अब शादी हो गई है और अब मैं अपने मन की करूंगी। हटो यहाँ से। कैब वाला मुझे कॉल कर रहा है। अब पैर पटकती हुई निहारिका वहां से चली जाती है। घर के सभी सदस्य सुन्न पड़ जाते हैं। दूर खड़ी नीलम और दीपा, बाप रे, दीपा छोटी भाभी तो सैलाब लेकर आई है इस घर में। मुझे तो लगता है अब यही कोई क्रांति करेगी यहाँ सबके पहनावे पर। अब जहां घर की छोटी बहू स्लीवलेस सूट जीन्स डालकर ऑफिस जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ घर की बेटियां हमेशा की तरह जॉर्जेट के भारी भारी सूट, वो भी फुल बाजू के, वहीं गर्दन में भारी दुपट्टा डालकर कॉलेज जाती हैं। वहीं सबके जाने के बाद यशोदा हैवी साड़ी में रसोई में खाना बनाती है, अपने ससुराल वालों को खाना खिलाती है और फिर रसोई में झूठे बर्तन धोती है, फिर गंदे कपड़े धोकर उसे छत पर सुखाती है। शाम को बाजार से सब्जी भी लेकर आती है और फिर घर वालों को शाम की चाय बनाकर देती है। एक बहू है जो इतनी संस्कारी है और दूसरी बहू इतनी तेज तर्रार है कि पलट कर जवाब देती है। हाँ, चालाक है, तभी तो मेरे मासूम बेटे को फंसा लिया। देखो कैसे हमें 10 बात सुनाकर छोटे छोटे कपड़ों में काम पर गई है। अब रात को निहारिका फिर से बड़ी सी गाड़ी में घर आती है और सास बालकनी से देखती है और फौरन हॉल में आती है। अब निहारिका के घर में घुसते ही, बेटा अपनी पत्नी को समझा ले, वो नाजायज मर्द इसे रोज सुबह लेकर जाएगा, रोज रात को छोड़ने आएगा। अरे सब मोहल्ले में क्या कहेंगे? तू जानता है ना कितनी इज्जत है हमारी यहाँ। इसकी जेठानी देख घर संभालती है, सब कितनी तारीफ करते हैं इसकी, लेकिन इसकी देवरानी आते ही जॉब कर रही है। रुक जाइए, मैं अभी ट्रैफिक के शोर शराबे और गर्मी से परेशान होकर आई हूँ। मेरा मन वैसे ही चिड़चिड़ा हो रहा है। रुकिए, मैं चेंज करके आती हूँ। अब निहारिका कमरे में जाती है, हाफ पैंट और टी शर्ट डालकर बाहर आती है। हाँ बताइए क्या बात है? बाप रे बाप, राम राम बेटा, तेरी पत्नी ससुर जेठ के सामने इतने छोटे पैंट और टी शर्ट में खड़ी है और अपनी जेठानी को देख सर में घूंघट इधर से उधर तक नहीं करती है। बेटा तू इसकी नौकरी छुड़वा, ये बाजार जाकर ही ये सब सीख रही है। हे प्रभु, मुझे तो शर्म आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी नहीं रुकूंगा। मैंने आज तक अपनी पत्नी को ऐसे कपड़े नहीं पहनने दिए। देवरानी जी,
ये सब क्या है? आप ऐसे कपड़ों में क्यों बार बार सबके सामने आ रही हैं? आपको एक बार समझा दिया है ना कि तहजीब में रहो, साड़ी पहनो और सर पर घूंघट रखो। और अब आप ये जॉब क्यों कर रही हैं? जब मैं जेठानी होकर घर संभाल रही हूँ, फिर आप तो मुझसे छोटी हो, आप भी मेरे साथ मिलकर घर क्यों नहीं संभालती हैं? नहीं जेठानी जी, मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। ये जॉब एक दिन मुझे सरकारी नौकरी दिलवाएगा। और आपको मेरे कपड़ों से क्या दिक्कत है? और आप कौन सी मिट्टी से बनी हैं जो आपको गर्मी नहीं लगती? ये मोटी मोटी साड़ी, घूंघट, गहने सब कैसे कैरी कर लेती हो आप? ये वो भी रेगुलर। गर्मी मुझे भी लगती है देवरानी जी, लेकिन घर वालों की भी तो इज्जत करनी होती है। आप ही करिए इज्जत। इतनी गर्मी में मैं किसी की इज्जत नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर गुस्से से निहारिका छत पर चली जाती है। देख ले बेटा, कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है तेरी पत्नी की। सॉरी मम्मी, सॉरी भाभी। अब कुछ देर के बाद निहारिका की दोनों नंद छत पर आती हैं। छोटी भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हैं जो अपने लिए आवाज उठा रही हैं। खैर, हम भी बोलना चाहते हैं आपके पक्ष में, लेकिन बोल नहीं सकते, बंदिशों में बंधे हुए हैं इस घर के। और बड़ी भाभी जो है वो चाहकर भी अपने पक्ष में नहीं बोल सकती। एक बार बोलने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन इन लोगों ने बस कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए भाभी, चलते हैं। अब अगले दिन निहारिका ऑफिस में। कहीं ना कहीं दोनों नंद मेरे पक्ष में ही हैं, लेकिन ये जेठानी जी ये कुछ ज्यादा ही सती सावित्री बनती है। अरे सोचा था जेठानी को बहन बनाकर रखूंगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो हम दोनों की सोच बिल्कुल नहीं मिलती है। मैं आम सोचती तो वो इमली। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक रात सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में आराम करते हैं। तभी यशोदा के पति का फोन आता है। यशोदा, आज मैं ऑफिस में हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट लग गई है। मैं सुबह 4 बजे आऊंगा, तुम आराम कर लेना, मेरा इंतजार मत करना। जी ठीक है। अब फोन रखते ही यशोदा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। यशोदा पहले उठकर अपने कमरे का दरवाजा बंद करती है और फिर अपनी अलमारी के पास एक टेबल लगाती है और टेबल पर चढ़कर अलमारी के ऊपर रखे सूटकेस को नीचे उतारती है और फिर अपने सिर के घूंघट को पीछे फेंकती है। बहुत दिनों बाद इनकी नाइट शिफ्ट लगी है, आज मैं अकेले में सुकून से सोऊंगी। अब यशोदा सूटकेस से एक छोटी हाफ पैंट और टी शर्ट निकालती है और उसे पहनकर आराम से एसी ऑन करके बैठ जाती है। कितना सुकून मिल रहा है, आज आराम से रात कटेगी मेरी गर्मी में। यशोदा इतना बोलती है कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर कोई ठक ठक करता है। अब घबराकर यशोदा फिर से साड़ी पहनती है और अपनी ड्रेस और सूटकेस को बेड के नीचे घुसा देती है और फिर दरवाजा खोलती है। देवरानी जी, आप यहाँ? क्या हुआ? क्या हुआ जेठानी जी, इतना घबरा क्यों रही है? नहीं, मुझे लगा कि माँ जी या कोई काम ना बता रही हो और कहीं उन्हें रसोई से कुछ चाहिए हो। बाकी तो मैं बस सोने ही जा रही थी। क्या हुआ, कहीं? नहीं, कुछ नहीं, बस आपके साथ समय बिताने आई थी। लेकिन ठीक है, आपको आराम करना है ना तो आप आराम करो। इतना कहकर निहारिका वहां से चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बाद यशोदा भारी साड़ी, सिर पर घूंघट, गहरा मेकअप करके घर से निकल रही होती है। कहाँ जा रही हो सुबह सुबह जेठानी जी? चलो मैं भी साथ चलती हूँ। आज वैसे भी वैन वाला नहीं आया है जो मुझे ऑफिस छोड़े। चलो साथ में रिक्शा ही ले लेंगे। कोई जरूरत नहीं है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अरे तू ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में मेरी संस्कारी बहू के साथ जाएगी ना तो बाहर उसके चरित्र पर भी उंगलियां उठाएंगे लोग, इसलिए तू अलग जा या अलग जाएगी। वैसे बड़ी बहू तो जा खा रही है। वो दादी जी, मैं अपनी साड़ी का पेटीकोट लेने जा रही हूँ और ब्लाउज भी सिलवाना था मुझे। ठीक है बहू, जा। अब गुस्से से निहारिका दांत पीसते हुए अकेले ही ऑफिस आ जाती है। दूसरी तरफ यशोदा ऑटो करके अपनी फ्रेंड के घर आती है, जहां उसके फ्रेंड सभी छोटे छोटे कपड़ों में स्विमिंग पूल में बैठी होती हैं। आ गई यशोदा तू? एक बात बताइए, बहन जी बनकर क्यों आई है? तुझे कहा था ना कि हम स्विमिंग करेंगे, इतनी गर्मी हो रही है। किसने कहा तुझे ये सब पहनने को? सच में पागल ही है ये। जा, चेंजिंग रूम में स्विमिंग ड्रेस पड़ी है, वो पहन ले। अब यशोदा चेंजिंग रूम से स्विमिंग ड्रेस पहनकर स्विमिंग पूल में आती है। हाँ, सब ठीक लग रहा है। वैसे बहुत लेट आई है तू। अरे बड़ी मुश्किल से आई हूँ, ऊपर से मेरी देवरानी मेरे पीछे लगने वाली थी, वो तो दादी जी ने मना कर दिया उसे मेरे साथ आने से। वो और वैसे भी तुम लोग तो जानते हो ना कि मैं घर में काफी संस्कारी हूँ। अरे इतना भी क्या संस्कारी होना कि वो गर्मी में भी तुझे रजाई जितनी मोटी साड़ी पहना रहे हैं, ऊपर से घूंघट और करवाते हैं। हमें देख, हमारी जो मर्जी होती है वो पहनते हैं।
वो मैंने शुरू से उनकी बात मानी है ना, तो मुझे माननी ही पड़ती है उनकी बात। खैर चलो कोई बात नहीं, स्विमिंग करते हैं। अब यशोदा स्विमिंग पूल में स्विमिंग करती है, कोल्ड ड्रिंक पीती है, सेल्फी लेती है और कुछ देर बाद साड़ी पहनकर घूंघट करके बाजार से पेटीकोट खरीदकर घर आ जाती है और फिर रसोई में जाकर रात का खाना बनाने लगती है। तभी पीछे से शर्ट, स्टाइलिश वेस्टर्न ड्रेस में निहारिका वहां आती है। जेठानी जी लाओ, मैं भी आपकी मदद करवा देती हूँ। आज मैं जल्दी आ गई जॉब से। अरे आप यहाँ और इतने छोटे कपड़ों में, अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। भंडार घर में ऐसे कपड़े घर वालों को पसंद नहीं है। अब इतने में वहां सरिता और योगिता आती हैं। छोटे बहू, ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में तुम्हें हमारे भंडार घर में घुसकर कुछ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, हम तेरे हाथ का कुछ भी नहीं खाएंगे। बड़ी बहू, तुम इसे कुछ समझाती नहीं हो क्या? माँ जी, मैं तो इन्हें कह रही थी कि ये छोटे कपड़े पहनकर यहाँ क्यों आई हैं, लेकिन इनको मेरी बात समझ नहीं आती है। ठीक है जा रही हूँ। मुझे भी शौक नहीं है इतनी गर्मी में रसोई में खाना बनाने का। मैं तो बस यहाँ आपकी मदद करने आई थी। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन निहारिका पैंट शर्ट पहने ऑफिस से आ रही होती है कि तभी उसे सड़क पर आइसक्रीम के स्टॉल पर मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप में एक लड़की नजर आती है। अरे ये लड़की कौन है? पीछे से दिखने में तो बिल्कुल मेरी जेठानी जी की तरह लग रही है, लेकिन वो तो इतने छोटे कपड़े पहनती ही नहीं है। वो तो संस्कारी है। आसपास 2-3 और लड़कियां हैं जो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं। इतने में वो लड़की बोलती है, आरती पिंकी, इस गर्मी में कंफर्टेबल कपड़े पहनकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाकर तो मजा आ गया। मुझे एक और आइसक्रीम चाहिए भैया। अब निहारिका आवाज सुनकर फौरन आइसक्रीम के स्टॉल पर जाती है और तेज तेज तालियां बजाने लगती है। वाह क्या बात है! तो ये है मेरी संस्कारी जेठानी जी, जो समाज और घर के सदस्यों के बीच हैवी साड़ी और घूंघट में रहती है, लेकिन बाहर छोटे छोटे कपड़ों में चिल करती है। और एक बात बताइए, जब गर्मी में आपको भी छोटे कपड़े पहनना पसंद है तो घर में जुबान क्यों नहीं खोलती हो अपनी? सबके आगे सती सावित्री बनकर मुझे बुरा बना कर रखा है। आज मैं सबको बता दूंगी कि गर्मी में छोटे कपड़े जॉब करने वाली देवरानी ही नहीं बल्कि घर संभालने वाली जेठानी भी पहनती है। इतना कहकर निहारिका वहां से चली जाती है। अरे रुको देवरानी जी, मेरी बात तो सुनो। अब निहारिका गुस्से से घर आती है और पीछे पीछे यशोदा भी आती है। ये लो आ गई महारानी जॉब से छोटे छोटे कपड़ों में, कमर मटकाते हुए। घर के काम करे नहीं जाते इससे, लेकिन जॉब पे टाइम से पहुंच जाती है। हाँ, और गर्मी तो बस इसे ही लगती है, हमें तो लगती ही नहीं। अरे कभी हमें देखा है ऐसे छोटे कपड़ों में? नहीं, आपको तो नहीं देखा, लेकिन क्या आपने कभी जेठानी जी को देखा है छोटे कपड़ों में? नहीं ना। चलिए मैं दिखाती हूँ, आइए कमरे में। अब घर के सभी सदस्य जेठानी के कमरे में जाते हैं और पीछे से भागी भागी पसीने से तरबतर यशोदा भी वहां पहुंचती है। अरे जेठानी जी, आपका मिनी स्कर्ट कहाँ है? अच्छा, फ्रेंड के यहाँ चेंज कर लिया होगा ना। अपनी अलमारी दिखाइए, और कितने छोटे छोटे कपड़े छुपा कर रखे हैं आपने। अब निहारिका अलमारी खोलती है, वहां कुछ नहीं होता, लेकिन बेड के नीचे निहारिका को एक सूटकेस नजर आता है जिसे वो खोलते हैं और उसमें ढेर सारे छोटे कपड़े होते हैं। जेठ जी क्या कह रहे थे? आपने अपनी पत्नी को कभी ऐसे कपड़ों में नहीं देखा, देखेंगे भी कैसे? वो छुपकर जो पहनती है ये सब कुछ। हे भगवान, जॉब करने वाली देवरानी और घर संभालने वाली जेठानी दोनों ही छोटे छोटे कपड़ों में घूम रही है। लेकिन बस आज से तुम दोनों हमारी निगरानी में रहोगी। बहू, तुझे नौकरी करनी है ना तो कर, लेकिन अब तू नौकरी घर से करेगी, और वो भी साड़ी और घूंघट में रहेगी। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम दोनों एक जैसी हो, लेकिन अब तुम वही करोगी जो हम कहेंगे। इतना कहकर सभी वहां से चले जाते हैं। अरे ये क्या जेठानी जी के साथ साथ मैं भी साड़ी पहनूंगी? मुझे तो लगा था ये लोग कलिश करेंगे और फिर हम दोनों को ही छोटे कपड़े पहनने देंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे भी आपकी तरह साड़ी पहनने को बोल दिया। तभी तो मैं आपको रोक रही थी जेठानी जी, और अब तो आपको किसी भी कीमत पर साड़ी पहननी ही होगी। और हाँ, आपको क्या लगता है कि मैंने कभी इस घर में आवाज नहीं उठाई? ऐसा नहीं है देवरानी जी, मैंने भी एक दिन खुशी से शॉर्ट स्कर्ट पहना था इस घर में। हाय रब्बा, आज इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। अच्छा हुआ मैंने ऑनलाइन अपने लिए शॉर्ट ड्रेस मंगवा लिया था। अब सबको खाना खिलाकर आराम से कमरे में रेस्ट करूंगी। यशोदा छोटे कपड़ों में डाइनिंग टेबल पर सबको खाना खिलाती है। बहू, ये क्या पहन रखा है तूने? नई बहू घर में ऐसे छोटे कपड़ों में घूमती है क्या? अपनी ननद को देख कैसे सलवार सूट और दुपट्टे में है। अमित पोता, तू इस घर का बड़ा बेटा है, समय रहते अपनी पत्नी को समझा ले, वरना कल को इस घर में गंगा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। तेरी चलती तो है ना इसके आगे।
अमित खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। पीछे से यशोदा भी आती है। क्या हुआ जी, आप खाना छोड़ के क्यों गए? अब गुस्से से अमित अपनी पत्नी के गाल पर खींचकर चांटा लगाता है और उसके हाथ को मोड़ते हुए कहता है, खाना पीना छोड़ो, ये बताओ किससे पूछकर तुमने ये छोटे कपड़े पहने? तुम्हारी वजह से दादी मुझे ताने दे रही थी। उनकी बातों का मतलब समझ रही थी तुम? वो साफ शब्दों में ये कहना चाह रही थी कि मैंने अपनी पत्नी को कंट्रोल में नहीं रखा है। आइंदा तुम मुझे ऐसे कपड़ों में दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेठ जी ने आपके साथ इतना बुरा किया, वो भी बस कपड़ों को लेके। इसका मतलब साफ है कि इस घर में शुरू से ही सबके दिमाग में छोटी सोच का बीज बोया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, बहू पर तरस नहीं आता इन्हें, लेकिन अपने बच्चों पर तो आएगा ना। क्या करने वाली हो आप? बस आप मेरा साथ दीजिए, कल से मैं घर पर ही रहूंगी, वो भी साड़ी और घूंघट में। अब अगले दिन शाम को दोनों देवरानी जेठानी सास और दादी सास की गैर मौजूदगी में उनके कमरे में जाती हैं और उनके कमरे से सारी सूती की साड़ियां सॉफ्ट हटाकर भारी भारी जॉर्जेट की साड़ियां अलमारी में भर देती हैं और फिर बिजली के मेन पॉइंट के पास आकर बिजली की सभी तारें काट देती हैं, जिससे पूरे घर की बिजली चली जाती है। देवरानी जी, ये क्या कर रही हो आप? जेठानी जी, असली गर्मी क्या होती है अब पता चलेगा घर वालों को। एसी में बैठकर घूंघट करने का प्रवचन देना आसान है, लेकिन हैवी साड़ी पहनकर घर तो आप संभालती है ना, और मैं भी कड़ी धूप में जॉब करके आती हूँ। असली गर्मी तो हम झेलते हैं, लेकिन अब ये सब झेलेंगे। अब शाम को घर के सदस्य एकत्रित होते हैं तो वो देखते हैं कि घर में चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही हैं। अरे ये क्या, घर में लाइट नहीं है? बाहर तो सबकी लाइट आ रही है। बाप रे, कितनी गर्मी हो रही है। बड़ी बहू, लाइट क्यों नहीं आ रही है? वो दादी जी, दरअसल कुछ नहीं दादी जी, हमारी बिजली की मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ है। मैंने बिजली विभाग को फोन किया था, वो 2-3 दिन में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को घर भेजेंगे। बाप रे भाभी, तब तक हम लोगों को गर्मी में रहना पड़ेगा। हाँ, और कोई चारा नहीं है। अब रात को सभी लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं। वहीं सोफे पर बैठी सरिता और योगिता अपने सिर के घूंघट को थोड़ा पीछे करने की कोशिश करती है। अरे अरे दादी जी, मम्मी जी, ये क्या कर रही हो? ये घूंघट कैसे पीछे जा रहा है? उसे आगे करिए, घूंघट पीछे नहीं जाना चाहिए, चाहे गर्मी कितनी भी हो। हाँ हाँ बहू, तू हमें मत पढ़ा, हमें भी पता है कि घूंघट नहीं हटाना चाहिए। अब सारी रात गर्मी से परेशान होने के बाद अगले दिन अमित और हरीश मार्केट से अपने लिए शर्ट पैंट लेकर आते हैं और घर में शर्ट पैंट और बनियान में घूमते हैं। अरे ये क्या जेठ जी और हरीश, तुम अपनी बहन के सामने, बड़ी भाभी के सामने ऐसे छोटे छोटे पैंट में घूम रहे हो। माँ जी, आप इन्हें कुछ नहीं कहेंगी? बहू पागल हो गई हो क्या? वो लड़का है, वो कुछ भी पहन सकता है। अरे लड़का हो या लड़की, शरीर तो इंसान का एक ही समान होता है ना। गर्मी सर्दी तो दोनों को ही लगती है। हाँ हाँ देवरानी जी बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको पैंट पहनना पड़ेगा, वो भी फुल पैंट। अब जबरदस्ती घर के सभी मर्द गर्मी में मोटी मोटी जीन्स की पैंट और शर्ट पहनते हैं। अब ठीक है, हे भगवान, ये लाइट कब आएगी? गर्मी मच्छर भी काट रहे हैं, दिन में भी घर में रात जैसा माहौल हो रहा है। अगले दिन कमरे में योगिता। अरे मेरी अभी सूती की साड़ी कहाँ है? माँ जी, वो सभी साड़ी मैंने फेंक दी। अच्छा थोड़ा ना लगता है बहू हैवी साड़ी पहने और सास सिंपल सूती की साड़ी पहने? हाँ माँ जी, आप यही हैवी साड़ी पहनिए। अब कड़ी गर्मी है, योगिता हैवी सितारे वाली साड़ी पहनती है। अब 2 से 3 दिन गुजरते हैं कि तभी दीपा और नीलम के शरीर पर जॉर्जेट के मोटे मोटे सूट से शरीर पर खारिश और खुजलियां शुरू हो जाती हैं। माँ, गर्मी से मेरे शरीर में दाने निकल रहे हैं। अरे डॉक्टर को बुला लो, वही कुछ बताएंगे। अब एक मेल डॉक्टर दीपा और नीलम के स्किन को देखकर, देखिए सरिता जी, आपकी लड़कियों के स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। ज्यादातर ये पसीना एक जगह पर लंबे समय तक इकट्ठा होने के कारण होता है। ऊपर से आपके घर में लाइट भी नहीं है। हाँ, वो हमारे बिजली का मीटर फूक गया है। अच्छा, आप एक काम करिए, इन्हें कहिए कि ये इतने मोटे मोटे जॉर्जेट के फैब्रिक न पहने, इन्हें मुलायम सूती के कपड़े पहनने को दीजिए। गर्दन पर लाल जख्म ज्यादा है तो दुपट्टा भी अवॉइड कीजिए अभी। अब सरिता और योगिता बाजार से सूती सूट खरीद कर लाती हैं। देख बेटी, मैं और तेरी दादी बाजार से तुम्हारे लिए बिना बाजू की कुर्ती लेकर आए हैं। ये सूती मुलायम कुर्ती है, जाकर इन्हें पहन लो। अब दीपा और नीलम सूती सूट पहनती हैं जिसमें बाजू भी नहीं होती है और उनके कंधे पर आज दुपट्टा भी नहीं होता। ये देखकर दोनों देवरानी जेठानी वहां आती हैं जिनके शरीर पर खारिश और लाल लाल जख्म होते हैं। अरे माँ जी, दादी जी, आपकी आंखों के सामने ये दोनों बिना बाजू के सूट में हैं
और आज तो दुपट्टा भी नहीं लिया इन्होंने। ये दोनों तो नियम का उल्लंघन कर रहे। चलो फटाफट जाकर जॉर्जेट के सूट पहनो और दुपट्टा भी लो, अभी इसी वक्त। भाभी, हमारे पूरे शरीर में दाने हो रहे हैं, जॉर्जेट के सूट से खारिश और ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरी बेटी ठीक कह रही है, और तुम दोनों उसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई हो? नहीं नहीं माँ जी, हम हाथ धोकर पीछे नहीं पड़े हैं, बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि एक सास को अपनी बेटी की तकलीफ बहुत जल्दी दिख जाती है, लेकिन अपनी बहू की नहीं दिखती। हाँ, सच कहा है किसी ने, माँ तो माँ ही होती है और सास हमेशा सास ही रहती है, वो कभी माँ नहीं बन सकती। चलिए देवरानी जी। अब अगली सुबह दोनों ही देवरानी जेठानी बिजली के तारों को जोड़ देती हैं, जिससे पूरे घर में लाइट आ जाती है। और अब दोनों हैवी साड़ी और घूंघट में घर के काम कर रही होती हैं, जिसे देखकर अंदर ही अंदर सास और दादी सास को शर्मिंदगी महसूस होती है। माँ जी दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खाना बना रही हैं और उनके शरीर पर भी लाल लाल जख्म हो गए हैं गर्मी से। जैसे हमारी बेटी को तकलीफ हो रही थी इन जख्मों से, तो इन्हें भी हो रहा होगा। हाँ बहू, तुम ठीक कह रहे हो। और आज हमारे नियम कानून की वजह से हमारी बहू इस घर में खुद को पराया समझ रही है। अब हमें उन्हें एहसास दिलाना पड़ेगा कि वो हमारी बहू नहीं बेटी है। अब सास और दादी सास रसोई में जाती हैं और उनके सिर का घूंघट पीछे करती हैं। बस बहुत हो गया बहू, आज से तुम दोनों इस घर में जो चाहे वो पहन सकती हो, और हमें माफ कर दो जो हम तुम्हारी पीड़ा समझ ना पाए। हाँ माँ जी ठीक कह रही है, हमारी सोच बहुत ही पिछड़ी हुई थी, जो हमने तुम्हें दबाने की कोशिश की। हमें माफ कर दो, आज से तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो, और गर्मी में अब तुम दोनों जो चाहो वो पहन सकती हो। अब दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास को गले से लगा लेती हैं और उन्हें माफ करके इस दिन से वो अपनी मर्जी से सभी कपड़ों को पहनने लगती हैं।